बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं गर्मी में लोड शेडिंग का दौर आसाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गुल। अजीज़ाबाद बांटवा सोसाइटी, फेडरल ब्लॉक कोच, केवाड़ी सेक्टर में 10 घंटे की लोड शेडिंग। FB एरिया, न्यू कराची, गडाप, लिबना फॉर्म, शामुलीद में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। रोशनाबाद, सादत कॉलोनी, गुलिस्तानी जोहर्स पार्कों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी रही। बागी मलिर, गाजी खान, गाजी टाउन, काला बोर्ड, बरेली कॉलोनी, नाता खान में 6 घंटे की लोड शेडिंग। मलिर सिटी, पीर महफूज, सलमान गार्डन, हारून और इकबाल रोड में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रवायती मौक़िफ़ सामने आया, बोले शहर के 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारा नुमाइंदा। अशरफ, बताइएगा कि गर्मी में भी आवाम को लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है, क्या वजूहत बताई जा रही हैं इसकी? वजूहत देखी जाए, कराची जो है आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है। कराची में 7 अजला हैं और यहाँ पे देखा जाए मुख्तलिफ इलाके हैं, लांडी, कोरंगी, औरंगी, मलिर, शाह फैसल, इसके अलावा नॉर्थ कराची है, फिर आपका फेडरल एरिया है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ जो कच्ची आबादियाँ भी मौजूद हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए शहर में जो KLRT के एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे तक की जा रही है, जो 6 से 10 घंटे तक मुहित होती है, जबकि गैर एलानिया जिसे कहा जाए तकनीकी खराबी पे वो 12 घंटे 14 घंटे भी कहीं कहीं हो रही है। ये इलाका मशीनों ने कई बार शिकायत की है, जैसे कि हमने कई बार रिपोर्ट भी किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज होता है। और ज़्यादातर जैसे कि हम देखा है ये है कि मंगो पीर हो गया, मलिर हो गया, शाह फैसल हो गया, लांडी, कोरंगी, औरंगी, ये वो इलाके हैं गुंजान आबादी के जहाँ आवाम जो है गर्मी में, शदीद गर्मी में जो परेशान होने के बाद लोड शेडिंग से शदीद एहतजाज भी किया है। कई बार जो जैसे कि हम स्कीम सेंटर्स में बात करें तो KLRT के IBC के जो दफातर हैं उस पर हमले भी हुए हैं और यहाँ KLRT ने यह भी कहा है कि हम मुफ्त में बिजली फराहम नहीं कर सकते, इस वक्त बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है और जिन इलाकों में ज़्यादा बिजली की चोरी हो रही है वहाँ पे जो है लोड शेडिंग की जाती है। और यहाँ पे उसको ये कहना है कि वो गैर एलानिया लोड शेडिंग, तकनीकी खराबी भी कुछ इलाकों में बंदिश होती है। ये बड़े इलाके हैं और जो KLRT का दावा है कि शहर में 70% इलाके में लोड शेडिंग से जी अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किए जमात इस्लामी के MP मोहम्मद फारूक ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आवाम को गर्मी की शिद्दत में भी लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ। ये जो देखें KLRT इस वक्त कराची के ऊपर अजाब जिसने मुब्तला किया हुआ है। इस वक्त कराची शहर अभी आज से 2 दिन से मौसम सही है। इससे पहले कराची के अंदर इंडेक्स जो है वो 53, 55, 50 तक पहुंचा है, जो जिसको हम फील लाइक कहते हैं। उसमें भी लोग जब इस हीट वेव से गुजर रहे थे तो ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत KLRT की माफिया है, ये यहाँ पे इतना रिलीफ भी नहीं सकते कि इनको रात में जो है वो लोड शेडिंग खत्म कर दें, दिन की गर्मी के वक्त लोड शेडिंग खत्म कर दें। ये कैसे लोग हैं? ये कोई किसी की बात नहीं मानते। ये हमारे जो है वजीरों की बात भी नहीं मान रहे, वजीर आला की बात भी नहीं मान रहे, नेपरा की बात भी नहीं मान रहे। इस वक्त इस लोड शेडिंग के अंदर कराची के अंदर 3000 लोग हीट वेव से अगर मर रहे हैं तो ये सब इलेक्ट्रिक की वजह से हुआ है, क्योंकि जब पंखा भी नहीं होगा तो इस हीट वेव में लोग जो ज़ाहिर है जो मरेंगे, खास कर वो लोग जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, वो लोग इस वक्त मरे हैं। और इन सारी हलाकतों का तो मैं मुतालबा करता हूँ कि KLRT के खिलाफ जो है ना इनकी FIR काटी जाए। मोनिस अलवी को जो KLRT का CEO है उसको जो है उसमें नॉमिनेट किया जाए। और एक नई चीज अभी चली है कि नेपरा ने KLRT को वार्न किया है कि आप जो है रात की लोड शेडिंग खत्म करें। ये नेपरा को जो है वो गर्मी खत्म होने के बाद याद आ रहा है। पूरी गर्मी जून जुलाई गुजार ली लोगों ने, इंडेक्स जो है 50 तक था, उसमें भी जो है वो इन्होंने लोड शेडिंग खत्म नहीं किए। तो 3 अप्रैल को इससे पहले भी नेपरा ने एक ऑर्डर किया था, 5 करोड़ रुपए इन पे जुर्माना आयद किया था और कहा था कि लोड शेडिंग खत्म करें, लेकिन इन्होंने ना लोड शेडिंग खत्म की, 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा कर दिया और ये कहा कि हम कानून के खिलाफ वर्जी करते रहेंगे और जो है वो लोड शेडिंग कराची से खत्म नहीं करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त भी ये ना तो नेपरा के किसी कानून को मानेंगे और ना ही नेपरा के जो है वो इस ऑर्डर को भी नहीं तस्लीम करेंगे। कराची वाले ऐसा लगता है कि लावारिस हैं, लेकिन जमात इस्लामी इस पर मुसलसल आवाज उठाती है। मैंने असेंबली में भी आवाज उठाई है और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भी आपको मालूम है कि जमात इस्लामी IPPs के खिलाफ और बिजली में जो इजाफा हुआ है, टैरिफ में इजाफा हुआ है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दे रही है। और
اسلام آباد میں ان پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسطائیت ہے جماعت اسلامی, اور میں اس کو کنڈم کرتے ہیں. بجلی کے ٹیرف اور سلیب سسٹم کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو فوراً واپس کیا جائے. ایک سسٹم بنایا جائے. اس وقت اہلیان کراچی ذہنی طور پر ایک منتشر ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے. ہو یہ رہا ہے کہ اہلیان کراچی اس وقت مریض بنے ہوئے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں. جب بجلی کے بل آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں, ان کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان کو پرابلم ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجلی کی قیمتیں فوری واپس کیے جائیں, اور اس کے اوپر جو ایکسٹرا ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ ٹیکس بھی جو ہے ختم کیے جائے. جی, ایکسٹرا ٹیکس کو ختم کیا جائے. محمد فاروق ایم پی اے جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, اس چیز کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے, کہ الیکٹرک کے خلاف کارروائی کی جائے. گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا یہ دوہرا عذاب ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 10 گھنٹے تک بجلی گل ہے, بتی نہیں مل رہی لوگوں کو, اور شدید لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. عزیز آباد جو ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فیڈر بلال کوچ ہے, کماڑی سینٹر میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. مختلف علاقوں کی بات کریں جہاں پر ایف بی ایریا, نیو کراچی, گڈاب, لبنہ فارم, شاہ مرید میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش ہے. روشن آباد, سعادت کالونی, گلستان جوہر, پارکوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. باغ ملیر, غازی ٹاؤن, کالا بورڈ, بریلی کالونی, ناتا خان میں بھی 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ایم پی محمد فاروق. سر کہیے گا, اگر ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کریں تو کے الیکٹرک کا موقف جو ہے وہ بالکل برعکس اس کا آتا ہے. ان کا ایک ہی روایتی موقف ہے کہ شہر کے 70% علاقے جو ہیں وہ تو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے, وہاں پر بجلی مل رہی ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, اگر یہ رولز کو فالو نہیں کرتے جو انہیں کہا گیا ہے کہ رات کو لائٹ جو ہے بجلی لازمی ملنی چاہیے, اور اگر وہ نہیں اس کو فالو کرتے تو ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور شاہ فیصل اس کا نام ہے, شاہ فیصل کالونی ہے, گلشن ہے, وہاں پہ جو ہے وہ گرین ٹاؤن موجود ہے, گولڈن ٹاؤن موجود ہے, باغ ملیر, باغ ابراہیم, رفاعام, شمسی سوسائٹی, الفلاح, یہ سارے ریتا پلاٹ کا حال یہ ہے کہ وہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. لوگ جو ہے وہ رات کو بلبلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 70%. میری آبادی میں جہاں سے میں جیتا ہوں وہاں 70% آبادی میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 30% آبادی, 30% آبادی ایسی جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی, اور بل یہ پورے لیتے ہیں. اچھا, اگر ان کو کہا جائے کہ آپ جو بل لے رہے ہیں ایسا کریں نا کہ نیپرا کے قانون کو تبدیل کرا دیں. اب پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جو جرم کرے اس کو ہی اس کی سزا دی جائے. تو ایک جرم میں نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا بل اسٹار کسٹمر ہوں, تو میرے گھر پہ کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ تو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو آئین کو تبدیل کر دیں, یہ نیپرا کے قانون کو تبدیل کر دیں, یا پھر یہ خود تبدیل ہو جائیں. دونوں میں سے ایک کام تو کریں نا کم سے کم. جماعت اسلامی اس کو کنڈم کرتی ہے. جماعت اسلامی جو کہ الیکٹرک میں کتنے اضافہ کیا ہے, آئی پی پیز کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بڑا واضح پیغام ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت بھی فیض آباد میں جو ہے وہ دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں ہم پرامن دھرنا دینے جا رہے ہیں. لیکن یہ پرامن لوگوں کو بھی جو ہے وہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یعنی آپ ان پر ظلم کریں گے, ان کو مہنگائی کے اس عذاب میں مبتلا کریں گے, لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کریں گے, مہنگی بجلی بیچیں گے, اور بجلی دیں گے نہیں. اس پر اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے نکلے گا تو اس پہ آپ شیلنگ کریں گے, اس کو گرفتار کریں گے. 1100 سے زائد کارکنان جماعت اسلامی اس وقت وہاں گرفتار ہو چکے ہیں. باقی لوگوں کے اوپر کو جو ہے وہ کنٹینر لگا کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی اس کو کنڈم کرتی ہے. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں, اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی کریں گے تو ہم کراچی کے اندر بھی اس آپشن کو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ہم دھرنا دیں گے اور کراچی کو بھی بلاک کر دیں گے اگر یہ باز نہ ہے تو.
जी, कराची को भी ब्लॉक कर देंगे। कराची में भी एहतजाज किया जाएगा। कराची से हमारे साथ जमात इस्लामी के एमपी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताइएगा आप इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, हम इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हैं और जैसे कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का दावा है कि 70% कराची जो है मुस्तस्ना है, उसके बरक्स और 30% इलाकों के नाम उन्होंने जो लिखे हैं कि 30% जो कराची है जो लॉसेस के बायस 6 से 10 घंटे और कई जगहों पर 10 घंटे का खुद दावा किया गया उनकी वेबसाइट पर भी, लेकिन शहर भर के इलाकों के नाम उन्होंने उसमें दिए हुए हैं और हर इलाका जो है वो उस 30% के अंदर उन्होंने शामिल कर दिया है और यकीनी तौर पर वो 70% ये मेरे ख्याल में कोई चांद पर या खला में वो इलाके कराची के जहां वो उन्होंने मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। हर शहरी परेशान है, ये कहना बेजाना होगा, बल्कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक महंगी बिजली, इजाफी टैक्स, उसके बाद बिजली भी ना देना। यहाँ जो मुकीम है इन्हीं से जानते हैं कि वाकई क्या यही सूरत हाल है शहर भर की कि इलेक्ट्रिक तो कहती है कि शहर में बिजली जो है वो 70% इलाके में नहीं जाती, सिर्फ 30% जो चोर हैं, क्या कहा जाता है, जो बिजली चोरी करते हैं वहाँ बिजली जाती है। हम लोग पूरे बिल भर रहे हैं, कंप्लीट बिल भरते हैं, फिर भी उसके अलावा भी 3 घंटे लाइट जाती है, 2 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे जाती है। पूरे 24 घंटे के अंदर 7 घंटे लाइट है, बकाया टाइम लोड शेडिंग में चला जाता है। रात को अलहदा लाइट लेते हैं, तकरीबन ये जाती है 12 बजे जाती है, उसके बाद 3:30 बजे लाइट आती है रात को, ये रात की टाइमिंग है। सुबह में जाती है 8 बजे, फिर ऐसे टाइम टू टाइम 3.5 घंटे लाइट जा रही है, जिसके बिना पर सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे, उसके अलावा सब 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। इसी वजह से घंटे में आप 8 घंटे बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 16 घंटे आपके यहाँ 14 घंटे बिजली नहीं है, तो बिल आपका 200 यूनिट से फिर भी ज़्यादा हो रहा है। 200 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है। एक घर का बिल, एक बल्ब पे एक पंखा है, उसका बिल 5,000 साढ़े 5,000 रुपये हम बिल पे कर रहे हैं और वो टैक्सेस लगा के तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये के बिल चला जाता है, जिसमें क्या पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। लाइट हो तो पानी हो, पानी हो तो लाइट हो। जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपके तरफ दोबारा आएंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन की है PS 103 से मुत्तहिदा MPA फैसल रफ़ीक ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आवाम भारी भरकम बिल देने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जाता है कि लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। ये बताइएगा कि आपने अभी तक असेंबली में क्या किया है इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असेंबली फॉरम चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो एक आदाब शहर कराची पे है, इसके लिए तो हर फॉरम के खिलाफ उठाइए। 15 दिन में गुज़िश्ता 2 बार जो है इसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की है लीडरशिप ने, इसी शहर के मसले पे जिस तरह से लोड शेडिंग का अजाब इस कराची शहर पे डाला हुआ। अच्छा, सिर्फ लोड शेडिंग ही नहीं है, बिजली के बिल भी, इजाफी बिल का भी इशू है सबसे बड़ा इस शहर में, कि यहाँ IPP के थ्रू इजाफी बिल लिया जा रहा है कराची के लोगों से जो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स पे इकट्ठा है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ हमें आवाज़ उठानी है बिल्कुल उठा रहे हैं और शहर की सहूलत के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा मुतालबा मुल्क के वज़ीर आज़म से है कि इस IPP के जरिए जो आवाम से पैसा लिया जा रहा है उसको बैठे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक पे अटैक है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। PS 103 से मुत्तहिदा MPA फैसल रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान भी, जावेद कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की सुनी गई। के इलेक्ट्रिक को रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत कर दी गई। इंतहाई ज़रूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज़्यादा बिजली बंद ना की जाए। नेपरा ने सातिर में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांगती। हिदायत पर अमल न होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दे दी। लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की दुआएं रंग ले आईं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को रात के औकात लोड शेडिंग ना करने की सख्ती से हिदायत दे दी। नेपरा ने लोड शेडिंग इंतहाई जरूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज्यादा ना करने की
सख्त हिदायत दी। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को हिदायत की रोशनी में 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत दे दी। नेपरा ने साफ कहा है कि हिदायत पे अमल न करने की सूरत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने बिजली पर भारी सरचार्जेस पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि आवाम को घर के किराए से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। पैसा आवाम ने नहीं लूटा तो उन्हें सज़ा क्यों दी जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिजली के बिलों के मामला पर आवाम और बिजली के इदारों में मुहाजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आवाम को आमदनी से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और बिलों के मसले पर भाई भाई का खून बहा रहा है। बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सज़ा सनतों और आवाम को दी जा रही है। आवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक़ में बेहतर रहेगा। मुल्क में कायम 80% IPPs मुकामी अफराद यानी अशराफिया और हुकूमत की अपनी है, जिन्हें डॉलरों में उनके हक़ से बहुत ज़्यादा अदायगी की जा रही है। अब इस लूट मार के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिजली के मुसलसल झटके, ताजर और सनतकार सब परेशान। एक्सपोर्टर रफीफ सदीकी ने कहा कि बिजली के बिल आवाम और सनतकार पर हर माह बम बनकर गिराए जा रहे हैं। हुकूमत बिजली की कीमत में कमी के साथ अब शरह सूद में भी 2 से 3% कमी करे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमतों में और शुरबा इजाफा, ताजर और आवाम पर महंगाई के वार। एक्सपोर्टर रफीफ सदीकी ने कहा है कि हर माह बिजली के बिल में इजाफा मुश्किलात पैदा कर रहा है। कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने से एक्सपोर्ट समेत मुकामी इंडस्ट्री को भी ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। कहा कि बिजली के बिलों में 1 यूनिट पर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 24 रुपए बंद पावर प्लांट की वसूली बोझ बढ़ रहा है। कारोबार अपने लोएस्ट मकाम पे है इस वक्त। सारे जितने कारोबारी लोग हैं सब परेशान हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके छोटे SMEs तक हर कोई प्रॉब्लम में है इस वक्त। मार्केट से कैश फ्लो बिल्कुल गायब हुआ है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपका मार्कअप इतना है, सब ने अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखे हुए, पैसे की रोटेशन नहीं हो रही। अब जब आपका इंटरेस्ट रेट इतना गिर चुका है, जब आप इन्फ्लेशन इतनी गिर चुकी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट गिराना चाहिए। कम से कम 3-4% इंटरेस्ट रेट को हमें जल्द से जल्द नीचे लाना पड़ेगा। रफीफ सिद्दीकी ने कहा कि इंडस्ट्री का इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इतने महंगे सूद की वजह से कोई कर्जा भी नहीं ले रहा। अब जब महंगाई की शरह कम हुई है तो अब स्टेट बैंक भी शरह सूद में 2 से 3% एक साथ कमी करे। हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा नीचे कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं। बिजली के बिल जो हमारे ऊपर बम की तरह गिर रहे हैं उनको कम किया जाए, पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। देखें, आज के दिन में हमारे पास डिमांड की भी बहुत कमी है, क्योंकि लोगों के पास खर्चों के पैसे नहीं है। टैक्सेशन में सैलरी क्लास जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, सब परेशान है। एक्सपोर्टर का कहना था कि 1 यूनिट पर मुख्तलिफ चार्जेस ने इंडस्ट्री और आवाम को मार दिया है। हुकूमत को इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्लान देना ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बिजली गैस के मसाइल से शहरियों की ज़िंदगी कांटों भरी हो गई। दिन में कई बार गैस की बंदिश और बिजली की आंख मचोली जारी रहने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होने लगा। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। मसाइल में घिरी एहलियान कराची की जिंदगी, कभी गैस की बंदिश तो कभी बिजली की आंख मचोली। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 घंटों की गैस की बंदिश मकीनों का इम्तहान लेने लगी। गैस मौतली और प्रेशर में कमी से नाश्ता और खाना बनाना शहरियों के लिए दुश्वार हो गया। गैस तो सुबह से होती नहीं, हम खुद सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात रही बिजली की, बिजली 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है और उसके अलावा यह है कि बे टाइम भी लोड शेडिंग हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि गर्मी में भी हमें सुकून नहीं है। दूसरी जानिब भारी भरकम बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर रखा है। 20% बिजली बढ़ चुकी है। अगर जैसे हमारा 15,000 बिल आता था तो वो 25,000 30,000 तक पहुंच चुका है। सैलरी हमारी बढ़ नहीं रही है, हम खुद परेशान हुए हैं। 30-30 35 हज़ार में सैलरी में हम काम कर रहे हैं। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, जबकि तर्जुमान सुइसरडन के मुताबिक सार्फिन की सहूलत के लिए रोज़ाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अल्लाह बख्श कोट कोरंगी में कब्जा माफिया सरगर्म गरीब खातून के प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया। अवामी कॉलोनी पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट बेबस नजर आता है।
जी हाँ, अवामी कॉलोनी पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट बेबस नज़र आता है। अल्लाह बख्श गोट कोरंगी में कब्ज़ा माफिया सरगर्म नज़र आ रही है। बात करेंगे कामरान मिनहाज से। कामरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में जो है कब्जा माफिया ग्रुप सरगर्म है। ऐसा लगता है कि पुलिस और एंटी एक्रोचमेंट पुलिस या इंतजामिया जो है उनके सामने बेबस दिखाई देती है। ये अवामी कॉलोनी थाने के हदूद में जो है अल्लाह बख्श कोर्ट है, जिसके हवाले से मौजूद अदालत के अहकाम भी हैं कि यहाँ ना तामीर हो सकती ना फरोख्त हो सकती है। वहाँ पर जो है कब्जा ग्रुप सरगर्म है। यहाँ की खातून का अपने बेटे के हमरा जो है वीडियो बयान सामने आया, जिसमें वो मदद की अपील कर रही है कि उसके प्लाट पर जो है रुस्तम जमाली और उसके अलावा काशिफ, मुजाहिद और दीगर जो लैंड ग्रैपर्स वहाँ पर सरगर्म है, उनकी जानिब से जो है कब्जा कर लिया गया है। उसने जो है पुलिस को दरख्वास्त भी दी है और SSP को भी दरख्वास्त दी है और कहा गया था पुलिस की जानिब से कि इस कब्जे को ख़त्म कराया जाएगा, लेकिन ताहाल जो है उस कब्जे को ख़त्म नहीं कराया गया, बल्कि जो कब्जा माफिया के लोग हैं वो रात के अंधेरे में जो है उस पर तामीरात का जो है सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है, जो मौजूद अदालत के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। और उसके अलावा इस खातून ने जो दरख्वास्त दी हुई है ये भी जो है मदद के लिए जो है धक्के खाती फिर रही है। खातून की जानिब से यही मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर इसका जो है प्लाट का कब्जा जो है रुस्तम जमाली और दीगर लोगों से खाली कराया जाए। जबकि इस हवाले से अवामी कॉलोनी थाने के SHO से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 2-3 रोज पहले जो है इस हवाले से कार्रवाई की गई थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था जो कब्जा माफिया के कारिंदे हैं, उनको जो है इंक्रोचमेंट पुलिस के हवाले किया गया था। अब इंक्रोचमेंट पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है वो इस बारे में आगाह नहीं है, लेकिन जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, वो जो है यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो जो है मजलूमीन की मदद करने से कासिर नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया कामरान मिनहाज। 2 बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने वाले सियासी मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी के नशेब व फराज पर आजिज़ जमाली की एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आसिफ अली जरदारी की विलादत 26 जुलाई 1955 को कराची में हुई। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी नवाबशाह के जमींदार और सियासी शख्सियत थे। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से हासिल की, फिर कॉलेज की तालीम पिटारो कैडेट कॉलेज जामशोरो से हासिल की। आसिफ अली जरदारी जवानी के दिनों में भी पोलो और शतरंज खेलने के दिलदादा थे। 1987 में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। वो मेंबर कौमी असम्बली, वफाकी वजीर और सेनेटर मुंतखब हुए। इसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने कई मरतबा मुख्तलिफ जेलों में तवील असीरी भी गुजारी। आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अदवार में जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। असीरी के दौरान इनकी जुबान काटने की कोशिश की गई और इन्होंने तशद्दुद के वाक़यात भी बर्दाश्त किए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बन गए और 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत रहे। इसी दौरान इन्होंने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। 18वीं तरमीम के जरिए 1973 की आइन की असल शक्ल में बहाली और सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा करार दिलवाने समेत इन्होंने मुल्क में सियासी मफाहमत की नई तारीखें रकम की। आपने 5 साल हमारी हुकूमत देखी थी। आई कांट से कि इट वाज द बेस्ट रन, I can't say it couldn't have been better, but all I can say that it was better than everybody else. आसिफ अली जरदारी ने सियासी मफाहमत और बेहतरीन हिकमत अमली से आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर हैं। सियासी हिकमत अमली के तहत इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद को कामयाब कराया और 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद दूसरी बार मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। CPAC आसिफ अली जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड है। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा जब वो चीन के दौरे करते थे तो टेलीविज़न शोज़ होते थे और उनका मजाक उड़ाया जाता था। कितना बड़ा उनका सियासी मुखालिफ है, उसने उनके ख़िलाफ़ कितनी भी बात की है, चाहे उनको जेल की तकलीफ़ उठानी पड़ी है, लेकिन वो उसको भी माफ़ करते हैं इस मुल्क की खातिर। अगर वो 18वीं तरमीम ना करते तो फिर सूबाई खुद मुख्तारी ना मिलती। आज सूबे आज़ाद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी की जानिब से इनकी सालगिरह को प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीबात का इनकाद। चनेसर टाउन में भी सालगिरह की तकरीब जालों की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद ने वहां से कवरेज की है, आइए आपको दिखाते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चनेसर टाउन ऑफिस में मौजूद हूँ और जैसा कि आज सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान भर में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी तकरीबात का जो है वो इनकाद किया जा रहा है। तो इसी हवाले से चनेसर टाउन ऑफिस में भी जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया। अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर केक भी काटा गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो है वो ज़िला शर्की के सदर इकबाल सांद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान भर में जो है वो जालों को पैगाम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका और आपके इदारे का, आपकी पूरी टीम का। आप यहाँ चनेसर टाउन में मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब और नदीम ख़याली साहब ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि उनकी सियासी बसीरत पे पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, वो उनकी सियासी बसीरत का एतराफ़ करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उनके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला वो साबित हुए 12-13 साल जेलें काट कर, और पाकिस्तान में आज अगर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में अगर पार्लिमान है, तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की बसीरत की वजह से है। जी बिल्कुल, इसी मौके पर हमारे साथ जो है वो टाउन चेयरमैन फरहान गनी भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, सदर आसिफ अली जरदारी की कारकर्दगी का कौन सा ऐसा पहलू है जो आपको सबसे ज़्यादा एडमायर करता है? अगर हम तो पहले तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब की बर्थडे की पूरे पाकिस्तान के जेलों को मुबारकबाद दूंगा, दुनिया भर में बसने वाले जेलों को मुबारकबाद दूंगा। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी का एहसान है, तो पाकिस्तान की कौम शायद कभी भी नहीं भूल सकती। जैसे भुट्टो साहब का एटमी क़ुव्वत है, बीबी साहिबा का मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये पाकिस्तान के ऊपर इतने बड़े एहसानात हैं, उनकी काम है इतने बड़े कि हम अगर इनको ज़िंदगी भर भी याद रखें तो कम है, और उनके हम खुशियाँ मनाते रहें। अगर आसिफ अली जरदारी साहब की हम ज़िंदगी पे नज़र डालें तो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा हैं और आसानियाँ और जो कहें आप खुशियाँ कमी हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सी कारकर्दगियाँ हैं जो गिनाते गिनाते जो है वो वक्त पूरा नहीं पड़ेगा, लिहाजा यहाँ पर जो है वो केक कटिंग सेरेमनी में जो है वो जालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जी, एक साथ रकम की अदायगी ना हो परेशान, अब सोलर पैनल ख़रीदना हुआ आसान। सिंध बैंक ने सोलर पैनल की ख़रीदारी आसान बना दी। सिंध बैंक ने सोलर एक्सपो नुमाइश में स्टॉल लगा दिया, जहां आसान इकसात पर सोलर की ख़रीदारी के लिए कर्ज फराहम करने की तफसीलात बताई जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक्सपो सेंटर कराची में सोलर एक्सपो नुमाइश का दूसरा दिन है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था इफ्तिताई मौके पर वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया था, और इस मौके पर उनका ये कहना था कि कोशिश की जा रही है कि स्टेट बैंक से बात की जाए और लोगों को लोन फराम किया जाए इस सिलसिले में, ताकि हर शहरी जो है वो सोलर लगा सके। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में सिंध बैंक ने भी अपना स्टॉल लगाया। जानते हैं कि क्या बताइएगा, 40-50 हज़ार तनख्वाह कमाने वाला भी क्या इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे इस प्रोडक्ट से, इस स्कीम से जो कम तनख्वाह, जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, वो आसानी से ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। फाइनेंसिंग की जो हमारी टेनर या आप साल आप कह सकते हैं जो फाइनेंसिंग की, वो 1 से लेकर 7 साल तक की ये सहूलत हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। इसके अंदर कम आमदनी वाले अफराद भी हैं, SME भी हैं, इनके स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले भी हैं और कॉर्पोरेट भी हैं। आपके इल्म में बात है कि साल 6 महीने पहले हमारे पास एक स्कीम स्टेट बैंक ने अनाउंस किया था, सब्सिडाइज कोई 6% के ऊपर। तो ओबियसली अभी कस्टमर ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार करें कि जैसे स्टेट बैंक इंतज़ार करेंगे, ओबियसली कस्टमर को कम से कम रेट पे हम मुहैया कर सकेंगे। फिर नहीं, अगर मैं आपसे अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ तो तकरीबन 2-3 महीने पहले वो तकरीबन 22-23% पे था, तो राइट नाउ वो भी 19.44 गालिबन इस %। तो ग्रेजुअली ये कम हुआ है और उम्मीद हम करते हैं कि आइंदा आने वाले 3-4 महीने में ये मज़ीद कम होकर 16-17% पे आ जाएगा ये। बिल्कुल, देखें सिंध बैंक ने भी यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया, बता रहे थे तफसीलात से कि किस तरह बैंक्स अपना किरदार अदा कर सकती हैं इस सिलसिले में, और साथ ही साथ जो सिंध हुकूमत है उसकी भी पूरी कोशिश है कि आवाम को सोलराइज़ किया जाए। अगस्त से बता रहे थे कि 2 लाख सोलर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कोशिश की जा रही है कि मुतबादिल तवानाई को फ़रोग दिया जा सके। जी, मुनफरद रिक्शा देखना हो, शटल चले आएँ एक्सपो सेंटर। मुकामी कंपनी ने 3 व्हीलर मवा नामी रिक्शा और केम्स ट्रांसिट नामी 11 सेंटर शटल मुतारिफ करा दी है। जी हाँ, मुनफरद रिक्शा देखना हो या शटल, चले आए एक्सपो सेंटर। इसी पर हम तफसीलात जान लेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज भी इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सोलर एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो शटल सर्विसेज के हवाले से जो गाड़ियाँ हैं वो भी, और रिक्शे के हवाले से मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो रिक्शे हैं वो भी यहाँ पर मुतारिफ कराए गए हैं। बिलखुसूस जो पाकिस्तानी कंपनी है येस इलेक्ट्रो मोटर्स, उसकी जानिब से ये मूवा नामी एक रिक्शा जो है वो मुतारिफ कराया गया है, जो कि मुख्तलिफ खसूसियात का हामिल है। और उसके साथ साथ ये जदीद शटल जो है वो भी
متعارف کرائی گئی ہے. یہ شٹل جو ہے اس پہ تقریباً یہ 11 سیٹر شٹل ہے جو کہ مختلف جو یوزز کے لیے بالخصوص پارکوں میں استعمال کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اس رکشے کے حوالے سے تو رکشہ جو ہے وہ 3 سیٹر رکشہ ہے، جبکہ یہ شٹل جو ہے وہ 11 سیٹر شٹل ہے جس میں ایک ڈرائیور ہے. اور اگر ہم اس مووا نامی رکشے کی بات کریں تو یہ بھی جدید فیچرز سے ہمکنار ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو پروڈکٹس ہیں یہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں، جانتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ آپ نے اس شٹل کو بھی اور اس رکشے کو بھی کافی جو ہے وہ انجوائے کیا ہے. کیا نئی چیز دیکھی آپ نے؟ اور ہم نے تو ایک روایتی رکشہ دیکھا ہے، اس رکشے کو آپ دیکھ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں اچھی چیزیں آنے لگی ہیں. اللہ کرے کنٹینیو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ انوائرمنٹ فری، مطلب آپ کو اتنا پولوٹیڈ نہیں ہوگا. جو ہم اکثر باہر رکشے دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے نوائس بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پولوشن بھی ہے، پیچھے دھواں نکل. یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. یہ رکشہ جو ہے وہ محفوظ رکشہ ہے، اور نہ صرف محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماحول دوست رکشہ ہے جس میں جو ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی قسم کے حوالے سے جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پولوشن کی جو صورتحال درپیش ہوتی ہے، نوائس پولوشن ہوتا ہے یا پھر دھول یا پھر دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس رکشے میں موجود نہیں ہوں گی کیونکہ یہ الیکٹریکل رکشہ یعنی کہ الیکٹرک سے چلنے والا ہے، بیٹری اس میں نہیں ہوگی. تو لوگوں کی جانب سے ان دونوں مصنوعات کو بالخصوص یہ جو رکشہ ہے اس کو کافی پسند کیا جا رہا ہے. جی. ساحلی بستیوں کے نگہبان، ایکو سسٹم کی بقا کے ضامن، دنیا کو سمندری طوفان اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے والے تیمر کے جنگلات کا دن آج منایا جا رہا ہے. آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیں. سمندر میں ہمارے محافظ مینگرووز آج کن حالات کا شکار ہیں، آئیے ایک نظر مینگرووز پہ چل کے ڈالتے ہیں. سمندری زلزلوں، زمینی کٹاؤ، بپھرتی لہروں اور خوفناک سمندری طوفان سے بچانے سمیت آبی حیات کے محافظ تیمر کے جنگلات کو خطرات لاحق ہو گئے. تیمر کے جنگلات ساحلی علاقوں کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے قدرتی دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں. ساحلی پٹی پر موجود مینگرووز سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کی صورت میں نہ صرف اس کی شدت میں کمی کرتے ہیں بلکہ سونامی جیسے بڑے خطرات کے آگے بھی حفاظتی دیوار کا کام کرتے ہیں. ہم مینگروو کے جنگلات کے بیچوں بیچ آ چکے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں تو یہ مینگروو کے درخت ہیں اور یہ درخت جو ہیں وہ خاموش محافظ ہیں، سپاہیوں کی طرح کام کرتے ہیں. سمندر کے بیچوں بیچ خاموش سپاہی بھی کہلاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی کٹائی کافی کثرت سے جاری ہے اور اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کراچی کو بچانے والی یہ ڈھال جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ختم بھی ہو جائے گی. آج دنیا بھر میں تیمر کے جنگلات کے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ان قیمتی جنگلات کی اہمیت اور ان کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنا ہے. ترجمان کوسٹل میڈیا کمال شاہ کا کہنا ہے کہ کسی وقت میں ابراہیم حیدری سمیت سندھ کی ساحلی پٹی مینگروو سے بھری ہوتی تھی، لیکن اب اس کی کٹائی بہت تیزی سے جاری ہے. مینگروو جو ہے لاکھ ایکٹرز کے سے بھی زیادہ تھے، تو اس کو جو ہے 2 قسم کی مافیا ہے. ایک ہے لینڈ مافیا، دوسری ہے مینگروز مافیا، اور تیسری ہے سرکاری مافیا جس کو ہم DHA کہہ سکتے ہیں، پورٹ قاسم کہہ سکتے ہیں، KPT کہہ سکتے ہیں. تو ان کی اپنی مفاد کی خاطر جو ان کو زمین چاہیے، ان کو آگے پروجیکٹ لگانے ہوتے ہیں، تو وہ دن رات مینگروز کو کاٹ کے جنہوں نے جو نا ابھی لاکھ ایکٹرز کے بجائے یہ 40,000 ایکٹرز پہ رہ چکا ہے. ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ تیمر کے جنگل کی کٹائی کے باعث کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب اور طوفان اور سونامی جیسے خطرات لاحق ہیں، جس کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا. مینگرووز کے ہرے بھرے جنگلات کی طرف اگر توجہ نہیں دی گئی تو یہ بھی ایک دن ماضی کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. نجی بینک کی جانب سے ساحل کو صاف کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا. مہم میں صفائی کے ساتھ ساحل کے قریب 1000 تیمر کے پودے بھی لگائے گئے. آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیے. تیمر کے جنگلات کے تحفظ کا عالمی دن. ہاکس بے کے ساحل پر نجی بینک کی جانب سے صفائی مہم اور مینگرووز کے درخت لگائے گئے. مہم میں نجی بینک کے ملازمین اور انٹرنشپ کرنے والے طلبہ نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور جوش و خروش کے ساتھ ہاکس بے پر پھیلے کچرے کو صاف کیا. نجی بینک کے اسسٹنٹ مینیجر کا کہنا تھا کہ ساحل کو صاف ستھرا رکھنے کی اس مہم کا مقصد شہریوں میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ تفریح کے اس مقام پر کچرا پھینکنے سے
गुरेज करना चाहिए ताकि इसके कुदरती हुस्न से ज़्यादा लुत्फ उठाया जाए। हम तकरीबन हर साल जो है वर्ल्ड क्लाइमेट डे पे ये 1000 ट्री प्लांट करते हैं और अपने स्टाफ को भी लेकर आते हैं ताकि उनको भी एहसास हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम हर साल 1000 ट्री प्लांट करते हैं और ये WWF के साथ हम मिलके करते हैं और ये इनको मेक श्योर करते हैं कि इनकी जो है वो इनकी निगहदाश्त करें और इनके यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं ये इनको बड़ा करते हैं, इनको संभालते हैं और इनको आगे मज़ीद इनकी प्लांटेशन के लिए इनको सेल ऑफ भी करते हैं जो इनका ये ज़रिया माश भी बनता है। मुहिम में हिस्सा लेने वाले तलबा और बैंक मुलाजमीन ने शहरियों से भी अपील की कि जब भी यहाँ सैर व तफरीह के लिए आएँ तो साहिल की सफाई का खास ख्याल रखें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आइमा खान, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए